हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। RRC ग्रुप डी 23/8/2022 में पूछा गया प्रश्न है। सीरीज क्या है? 7, 56, 28, 224, 112। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ध्यान से इस सीरीज को देखने पर हमको क्या पता चलता है? ध्यान से सीरीज को देखने पर पता चलता है कि 7 से 56 बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल एग्री होंगे। तो 7 से 56 कैसे हो सकता है? तो अगर इसमें क्या किया जाए, 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 7 से 56 बन जाएगा? 7/56। ठीक है, अब पुनः यहाँ पे देखिए 56 से क्या बन रहा है? आपका 28 बन रहा है ना। तो 56 का 28 क्या है? आधा है। यानी 56 में अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो क्या 28 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह देखिए 28 से यहाँ कितना बन रहा है? 224 बन रहा है। पुनः अगर मैं 28 में क्या कर दूं, 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 224 आ जाएगा। करके देख लीजिए, 8 × 64 कर 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 16 6 कितना होता है? तो 22। ठीक है, पुनः देखिए 224 से कितना बन रहा है? 112। 224 का कितना है? आधा करने पर 112 आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे पुनः मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? 112। अब ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले मैं 8 का गुणा कर रहा हूँ, उसके बाद 2 का भाग किया गया है, पुनः 8 का गुणा और उसके बाद 2 का भाग। तो अगली बार क्या किया जाएगा? तो अगली बार भी क्या किया जाएगा? 8 का भाग किया जाएगा। किसमें? 112 में। जब 8 का 112 में भाग किया जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 दूना 16। देखिए 896 आ जाएगा। 896 कैसे मैंने गुणा किया? देखिए एक एक करके नहीं, 100 पहले 112 है ना, तो मैंने 100 में गुणा कर लिया तो 800 हो गया, पुनः 12 में गुणा कर लिया। जैसे मान लीजिए 112 था ना, तो 112 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो 100 प्लस मैं 12 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि कई दफ़ा तोड़ करके 100 मन में गुणा करने में आसानी होती है। देखिए अब इसमें मैं क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 800 हो गया, और 12 से मल्टीप्लाई 8 का किया तो 96। तो कितना हो गया? 896। सिंपली सा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 896 आएगा। और 896 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 13 38 से संबंधित है उसी तरह बताना है 17 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो करने का अप्रोच क्या होता है, जो भी रेशियो की दो संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर रेशियो की दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 13 और 38 है ना। तो हम ये देखेंगे कि 13 और 38 एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है ना। सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग 17 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए 13 से क्या बन रहा है? 38 बन रहा है। तो 38 को अगर आप लोग देखेंगे तो 13 के 3 गुना के आसपास है। 13 का अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 39 आएगा ना। लेकिन यहाँ कितना दिया है? तो आपका 38 दिया है। तो माइनस अगर 1 मैं कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। सेम हम लोग 17 में कर लेते हैं। 17 में भी क्या करेंगे? अगर मैं 17 में क्या कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। और 51 में पूरा मैं -1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 50। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा? 50 आएगा। और 50 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं? ठीक है, फिगर काउंटिंग का एक टाइप का यह प्रश्न होता है। इसमें पूछा जा रहा है ना, पहले या हमेशा यही पूछा जाता है कि कितने किसी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, या कितने आयत हैं, या कितने वर्ग हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज तो पूछा जा रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, लेकिन स्पेसिफिक त्रिभुज पूछा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो दो भुजाओं के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। दो भुजाओं के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज समकोण होता है। तो कैसे पता चलेगा? देखिए जो बेस होता है ना, और जो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। बेस, बी से बेस मतलब ये आधार वाला, और ये परपेंडिकुलर मतलब ये ऊंचाई। ठीक है,
ये क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। उस केस में वह त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है। तो सिंपली हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखने वाली इसमें है कि अगर मैं बात करूं इस आकृति की, इधर वाली आकृति और इधर वाली आकृति, यहां से क्या है, दो, यहां से इधर वाली जो आकृति है सेम यही आकृति इसके बगल वाली है। तो अगर मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं दोनों आकृति में काउंट नहीं करूंगा। अगर मैं एक आकृति में काउंट कर लूं कि भाई एक आकृति में, ठीक है, कितने समकोण त्रिभुज हैं, तो उसका मैं डबल कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इस आकृति में भी कितने होंगे और या इस आकृति दोनों का मिला करके पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम किसी एक आकृति में काउंट करते हैं। अगर मैं इसमें देखूं यहाँ पे पहले वाले में, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा 90 यहाँ बन रहा है और यहाँ तक एक त्रिभुज बन गया ना। उसी तरह एक यहाँ भी बन रहा है, यानी इसके अपोजिट में भी एक बन रहा है, तो कितना बन गया, 1 2। ठीक है, उसी तरह ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक बन रहा है कि नहीं, यहाँ से पूरा ले लेंगे तो यहाँ तक एक बन रहा है कि नहीं, ये भी बन रहा है, यानी 3 हो गया। इसके जस्ट अपोजिट एक ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक और पुनः ये वाला, तो कितना ये हो गया, ये आपका 4 हो गया। यानी इस आकृति में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो इसमें भी कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अब एक काम करिए, 8 तो मैंने काउंट कर लिया है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, मिटाता हूं सबको, मैं ये देख लेता हूं कि क्या ऐसा कोई भी समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या जो इन दोनों आकृति का मतलब आकृति में ज्वाइंट होकर के ऐसा कोई बन रहा है क्या समकोण त्रिभुज। तो ध्यान से देखने पर कोई ऐसा त्रिभुज नहीं बन रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस आकृति में केवल 8 समकोण त्रिभुज हैं। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि गार्लिक को 112 लिखा जाता है तो क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021 में पूछा गया है। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आपको अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया जाता है तो वहां पे कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू से हम चलते हैं, यानी पूरा खेल प्लेस वैल्यू का होता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लेस वैल्यू से ही सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए भैया, ये गार्लिक को 112 लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हुआ क्या होगा, गार्लिक के प्लेस वैल्यू का सम किया गया होगा, है ना, सम किया गया होगा। सम में कुछ मल्टीप्लाई या कुछ एडिशन करके 112 लिखा गया होगा, यही तो हो सकता है ना भाई। गार्लिक के प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट तो कोडिंग हो नहीं रहा है, क्योंकि जब डायरेक्ट कोडिंग होता तो 3 डिजिट की संख्या आती नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गार्लिक जो है इसके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। बहुत ही मजेदार बात बताते हैं, गार्लिक GARLIC, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। सी का कितना होता है, 3। इन सब का सम करके देख लेते हैं कि 112 बन रहा है क्या, किसी भी तरह से कर लीजिए। ठीक है, 7 1 8, 18 8 26, 26 12 कितना हो गया, तो 26 10 36 38, 38 9 कितना हो गया, तो आपका 38 39 40 47 और 47 3 कितना हो गया, 51। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 51 आ रहा है, हमारा 112 नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें अगर मैं किसी संख्या का मल्टीप्लाई भी करता हूँ, समझिएगा ध्यान से, अगर किसी संख्या का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चलिए कर ही लेता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ, तो 51 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 51 में जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 102 आएगा, और पुनः 10 ऐड कर लेंगे तो 112 बन जाएगा कि नहीं, एग्री है ना, 112 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्लॉक का करते हैं, प्लेस वैल्यू का सम। अब देखिए यहाँ एग्जाम में करेंगे तो ये लिख के नहीं करना है, ऐसे लिख के करेंगे तो फिर तो सिलेक्शन होगा नहीं, ओरली करना है। कैसे, सी का 3 होता है, एल का 12 12 3 15, ओ का 15 15 15 30, सी का 3 30 3 33 और के का 11 33 11 44 हो गया। ठीक है, 44 आ गया। यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 दूना 88 हो गया, है ना, और प्लस कितना कर लेते हैं, तो 10 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी ऐड किया था तो 98। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू का सम करने पर नहीं हो रहा है। तो एक दूसरी बात होती है कि जो गार्लिक का लेटर दिया है ना, इसके अक्षरों के विपरीत अक्षर का प्लेस वैल्यू का हो सकता है कि सम किया गया होगा। जैसे अगर मैं जी के विपरीत अक्षर की बात करूं, इसका विपरीत अक्षर क्या होता है, तो टी होता है।
ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो आपका जेड होता है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि जी का विपरीत टी होता है, तो जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है ना, तो 27 में से क्या करिए, 7 को माइनस करिए। 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20, और 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है, टी। यानी दो अगर अक्षर अपोजिट एक दूसरे के होते हैं तो उनके प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है ना। जैसे आर का 18 होता है ना, अब आर का 18 प्लेस वैल्यू है ना, तो 18 में से 27 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 18 में से 27 को 18 में से माइनस करेंगे तो आपका 9 आएगा, और 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आई का। लेकिन आप लोग कहेंगे सर अभी आपने बोला था कि प्लेस वैल्यू से चलना है और तुरंत आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अभी उल्टा सीधी क्या है बात कर रहे हैं। देखिए अब इतना तो क्लियर हो गया आपको कि इसके प्लेस वैल्यू के सम करने से नहीं आ रहा है ना, तो हम इसके सभी गार्लिक के जो अक्षर हैं इनके विपरीत अक्षर के प्लेस वैल्यू का सम करेंगे। ठीक है, तो अब तो बड़ा लफड़ा हो गया कि भाई सबका लिखो, अपोजिट लिखो, है ना, सबका अपोजिट लिखो, उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू लिखो, सम करो, तब तक पता चलेगा कोई हमसे आगे बच्चा सॉल्व करके निकल जाएगा, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। तो एक थोड़ा सा एक मैं सिंपल बात बताता हूँ, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना पता है, ध्यान से समझिएगा, आपको इतना पता है, क्या पता है कि किसी भी अक्षर के विपरीत अक्षर वही होता है अगर 27 में से उस अक्षर का प्लेस वैल्यू माइनस करने पर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई गार्लिक जितने हैं इसमें अगर मैं 3 3 6 लीटर है ना, इसमें अगर मैं 27 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इनका क्या पता चल जाएगा, टोटल पता चलेगा। और इसमें से अगर मैं क्या कर दूंगा, 51 माइनस कर दूंगा, तो गार्लिक के जो अक्षर हैं इनके विपरीत अक्षर के प्लेस वैल्यू का सम आ जाएगा कि नहीं, एग्री है कि नहीं। देखिए कैसे, 6 सत्ते कितना आ गया, 42 कर 2 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 162 आ गया ना। और 162 में अगर मैं क्या कर दूं, 51 को माइनस कर दूं, 6 सत्ते 42 कर 2 हासिल 4, 6 दूना 12 और 12 4 16, तो कितना डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा। देखिए 51 अगर माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ 51 नहीं होगा, ये सम हम लोग करेंगे ना तो यहाँ 50 आ रहा है, हमने गलती कर दी, यहाँ 50 आ रहा है। ठीक है, तो भी आपका आता नहीं, तो यहाँ 50 हो गया। सम करके देख लीजिए, 7 1 8, 18 8 26, 26 10, 26 12 कितना हो गया, तो 38, 38 और 9 कितना हो गया, तो 38 और 9 कितना हो गया, 47, और 47 3 50। ठीक है, तो इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 1, 112 चला है कि नहीं। यानी हुआ क्या कि गार्लिक के अक्षरों के विपरीत अक्षर के प्लेस वैल्यू का सम हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा मिले तो मान लीजिए आपने क्या किया है, प्लेस वैल्यू का सम कर लिया है, और जो आपको लेटर दिए गए हैं उनके विपरीत अक्षर के प्लेस वैल्यू का सम करना है। तो कुछ भी नहीं करिए, सभी कितने अक्षर हैं उनको काउंट करिए, उसमें 27 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए प्लेस वैल्यू का सम, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमने सम किया था तो कितना आया था, 44 आया था ना। अब क्या करेंगे, 3 2 5, इसमें कितने अक्षर हैं, तो आपके इसमें कितने हैं, तो 27 इंटू 5, 5 लेटर है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 में, तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 कर 5 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, 135 आ गया, 135 आ गया। अब 135 में से मैं 44 को माइनस कर लेता हूँ, किसको, 44 को, तो कितना आ गया, 1 आ गया और 9 आ गया, यानी 91 आएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लॉक को कोड किया जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 69 माइनस 26 बराबर 66, 86 माइनस 34 बराबर 60, 35 माइनस 28 बराबर 31 है, तो 77 माइनस 21 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यानी क्या मान होगा 77 माइनस 21 का। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए अब यहाँ दिख रहा है कि 69 माइनस 26 किया है बराबर 66 किया है ना। तो अगर मैं 69 में से 26 को घटा लूंगा, देखिए अगर मैं 69 में से 26 को मैं अगर घटा लूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 66 तो नहीं आ रहा है ना। यानी कहीं ना कहीं जो माइनस दिया है ना, माइनस करने पर नहीं आ रहा आंसर, यानी हम कुछ और करेंगे। क्या करेंगे, कुछ इसमें और प्रक्रिया हो रही होगी। सेम प्रक्रिया से 66 बन रहा होगा, सेम प्रक्रिया से 60 बन रहा होगा, सेम प्रक्रिया से इसमें 35 माइनस 28 बराबर 31 बन रहा होगा, और वही प्रक्रिया वही लॉजिक हम लोग 77 माइनस 21 बराबर में लगा के अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए माइनस करने पे तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं जोड़ भी दूंगा तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि 69 ऑलरेडी एक बड़ी संख्या है 66 से, तो भाई अगर जोड़ देता हूं 69 और 26 को तो भी नहीं बन रहा है ना। तो क्या हो सकता है, और अब मुझे दिखा कि अगर हम लोग क्या कर दें, 69 माइनस 26 बराबर क्या है, 66 है ना। अगर मैं क्या कर दूं, 6 और 9 का मल्टीप्लाई कर लूं, 6 इंटू 9 बराबर कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 6 का तो 12 आ गया।
अब 54 माइनस 12 है ना, इसको अगर मैं जोड़ दूं 54 माइनस 12 को, है ना, इसको मैं सम कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6 6 66 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? यानी मैंने किया क्या कि दो जो संख्याएं दी गई होती है माइनस में, दो माइनस में जो संख्याएं दी गई हैं उनका क्या कर रहे हैं, उनके डिजिट को मल्टीप्लाई करके सम करने पर इक्वल टू की संख्या बन रही है। देखिए यहाँ पे भी देख लेते हैं 86 और 34 में 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक्के 48 हो जाएगा, और इनको सम करना है 3 चौको 12 आएगा, 48 12 कितना आ गया, तो 60 आ गया। यहाँ भी देख लेते हैं 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 15 16 कितना होगा, 31। ठीक है, सेम इसी प्रकार कर लेते हैं 77, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, प्लस कर लेते हैं 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 49 2 कितना आता है, 51। यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 51 इक्वल टू के पास, यानी कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि घड़ी में वास्तविक समय 9:27 है तो, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। इस टाइप का एक क्लॉक का प्रश्न है, इस टाइप का एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे किसी घड़ी में आपको टाइम दे दिया जाएगा, एक्चुअल टाइम, ठीक है, और पूछा जाएगा कि अगर जो एक्चुअल टाइम घड़ी में दिख रहा है, अगर इसको दर्पण में देखें तो तब टाइम क्या होगा। ठीक है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है इस प्रकार को, और इसको करने का बिल्कुल एक सिंपल तरीका होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। अगर पता नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, मुश्किल हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। देखिए जैसे बोला है यहाँ पे, यदि घड़ी में वास्तविक समय क्या है, 9:27, 9:27 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो टाइम हो रहा है, अगर उसका दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा उस टाइम का, तो उस दर्पण प्रतिबिंब में टाइम क्या दिखेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कर लेते हैं मिरर टाइम। मिरर टाइम बराबर क्या होता है, 11:60 में से क्या करते हैं, रियल टाइम को माइनस कर देते हैं, एक्चुअल टाइम को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा मिरर टाइम यानी दर्पण प्रतिबिंब का समय आ जाता है। 60 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33, और आपका 11 में से 9 2, यानी आपका दर्पण प्रतिबिंब में टाइम क्या होगा, 2:33, और 2:33 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, है ना। या देखिए ध्यान दीजिए एक बात मेरी, अगर मान लीजिए कि दर्पण प्रतिबिंब में टाइम दे देता कुछ, है ना, और पूछता वास्तविक टाइम क्या है ना, तो भी 11:60 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपको वास्तविक टाइम दे दे और दर्पण प्रतिबिंब का टाइम पूछे तो आप कुछ भी मत करिए, उस टाइम को 11:60 में से माइनस कर दीजिए। या आपको दर्पण प्रतिबिंब का टाइम दे दे और रियल टाइम पूछे तो भी आप 11:60 में से माइनस करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। अच्छे से याद इस बात को कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह वर्ग 16 से संबंधित है उसी तरह घन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम 2 नंबर का सवाल है, अंतर इतना ही है कि यहाँ पे आपको शब्द दिया है और संख्याएं दी गई हैं, लेकिन करने का सेम तरीका होता है कि जो भी रेशियो के 2 शब्द संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर वर्ग और 16 है, हम ये देखते हैं कि रेशियो की 2 संख्याएं या शब्द कैसे संबंधित हैं, क्या लॉजिक है, कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। उसी तरह घन और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वर्ग की अगर मैं बात करूं तो वर्ग यही तो होता है ना, वर्ग यही होता है ना जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होता है। 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होता है, ठीक है। 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होता है। और घन क्या होता है, तो घन ए होता है आपका। घन क्या होता है, ये रह गया, घन बना देते हैं, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, घन हो गया। तो यहाँ पे क्या है आपका, वर्ग में क्या है, तो वर्ग में 4 भुजाएं 4 शीर्ष हैं, लेकिन ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि 4 इसमें शीर्ष हैं वर्ग में, तो अगर मैं 4 लिख देता हूं और इसी का मैं अगर स्क्वायर कर देता हूं तो दूसरी संख्या 16 बन जा रही है, ठीक है। अब मैं शीर्ष लिया, वर्ग का जो शीर्ष क्या होता है, जो कोना होता है ना, कॉर्नर, उसको लेते हैं। अगर मैं इस घन में काउंट कर लूं कि कितने आपके शीर्ष हैं, तो कहेंगे आप एक ए हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया
और एक अंदर वाला 7 हो गया और एक 8 हो गया। इसमें कितने शीर्ष हैं? 8 शीर्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह वर्ग में 4 शीर्ष थे तो 4 का मैंने स्क्वायर कर दिया, उसी तरह घन में 8 शीर्ष होते हैं तो 8 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 64। यानी हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? 64 और 64 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद में 8 नहीं है? देखिए, एक संख्याओं का यहाँ पे क्या दिया गया है? सीरीज दिया गया है और हमसे सिंपल सी बात पूछी जा रही है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल है, पूछ लिया जाता है। रेलवे या एसएससी दोनों में इस टाइप का कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ना। बोल रहा है ना कि जो सीरीज दिया है ना, इसमें कितने ऐसे 7 हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और इनके ठीक बाद में 8 नहीं है। यानी ऐसा मुझे 7 ढूंढना है जिसके पहले 6 को छोड़ के कोई और संख्या हो और या 7 के बाद में 8 को छोड़ के कोई और संख्या हो। तो सिंपल जहां जहां 7 है उसको हम पकड़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे? जहां जहां 7 है उसको हम क्या करेंगे? सिंपली पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि उसके पहले 7 है क्या, अगर 6 है क्या, उसके बाद 8 है क्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो 7 काउंट हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, पहला 7 यही मिल गया मुझे, मिला कि नहीं? इसके पहले देखिए 8 है, 6 तो नहीं है ना, बिल्कुल। 7 के बाद क्या है? 4 है, यानी ये आपका हो जाएगा। भाई 7 के पहले 6 नहीं होना चाहिए, 8 हो सकता है, तो हमारा एक 7 यहाँ मिल गया। ठीक है, दूसरा 7 मैं यहाँ देखा तो 7 के पहले 3 है, 6 नहीं है बिल्कुल, और 7 के बाद 6 है यानी 8 नहीं है, तो एक यहाँ मुझे मिल गया यानी 2 मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं इस 7 को लूंगा तो इसके पहले सेम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी इसको मैं लूंगा नहीं। अगर मैं इस 7 को लूंगा तो इसके पहले 7 आ रहा है और इसके बाद में 1 आ रहा है, इसको मैं लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि भाई 7 के पहले 7 हो सकता है और उसके बाद में 1 क्या है? 1 है, 8 नहीं है। ठीक है, अगले वाला इस 7 को अगर मैं देखूंगा तो इसके पहले क्या है? तो 1 है और इसके बाद में 6 है, इसको भी मैं ले सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इस 7 को लूंगा, ठीक है ना, अगर मैं इस 7 को लूंगा तो क्या होगा आपका? ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके पहले जस्ट क्या है? 6 है, तो ये नहीं होगा। हमने कितना काउंट कर लिया है? आपका 4 कर लिया है। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ 7 है, 7 के पहले क्या है? 6 है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे इस 7 को अगर देखते हैं, इस वाले को, तो 7 के पहले 9 और इसके बाद में 6, इसको ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखते हैं पुनः 7, तो 7 के पहले क्या दिया है? 6, इसको नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं अपना, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 7 के पहले 8 और बाद में 8, इसको भी ले सकते हैं, है ना। तो इसमें कितने बन गए? एक तो 7 यहाँ पे और एक 7 यहाँ पे मिला था मुझे, और एक 7 यहाँ पे मिल गया, 2 मिल गया, और एक यहाँ पे मिल गया, 3 मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, 4 मिल गया, और एक यहाँ पे मुझे मिल गया 5 और 6। यानी इसमें 6 इसमें 7 कितने हैं? इसमें ऐसे 7 कितने हैं जिनके ठीक पहले क्या है? 6 नहीं है और बाद में 8 नहीं है। देखिए, इसको हम नहीं ले लेंगे, लास्ट वाले को नहीं लेंगे। इसके पहले तो 8 है लेकिन बाद में क्या दिया है? 7 के बाद 8 दिया है, तो नहीं होना चाहिए ना, 7 के बाद 8 तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसको नहीं लेंगे। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे कितने हैं? तो ऐसे क्या है? केवल 5 ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद क्या है? 8 नहीं है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, माता, पति और पुरुष। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि माता और पति में कोई संबंध होता है तो क्या? तो नहीं, कोई संबंध नहीं होता है। माता फीमेल है, पति मेल है। और पति और पुरुष में कोई संबंध होता है क्या? तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, सारे पति पुरुष होते हैं। सिंपल सी बात है, जितने भी भाई पति होते हैं वो पुरुष होते हैं। और मैं पूछूं कि पुरुष और माता में कोई संबंध है क्या? तो यहाँ पे भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भाई जो माता होती है फीमेल होती है, पुरुष तो होती नहीं है ना, है ना। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। किस तरह का डायग्राम बनेगा? ये क्या आपका हो गया? तो ये क्या हो गए? पुरुष हो गए, है ना। और सभी पति क्या होते हैं? सभी पति क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो पति को मैं पुरुष के अंदर बना लेता हूँ और माता के लिए मैं किनारे एक डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि माता का संबंध इनसे बिल्कुल नहीं है। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए, एक अक्षर का एक श्रृंखला दिया है और बीच में खाली स्थान है, तो पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन के अक्षरों को भरने पर खाली स्थान में यह एक श्रृंखला बनाएगी। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण बोलता हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनको आप बना पाना मुश्किल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन मैं दो बातें आपको बताऊंगा, दो बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर जाएंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, दो बातों का ध्यान देना है भाई। देख के तो पता मुझे नहीं चल रहा है कि किस ऑप्शन को भरूं, किस ऑप्शन को रखने पर ये सीरीज बनाएगा। या तो सबको मैं एक एक रख के चेक कर लूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन ए के अक्षर को रख के देख लूँ, उसके बाद ऑप्शन बी के अक्षर को देखूं। जिस ऑप्शन से एक क्या बन जाए, श्रृंखला बन जाए, वही आंसर होगा। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना, 4 बार आपको भरना पड़ेगा। मैं दो बातों को बोलता हूं कि दो बातों का ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्न में। पहली बात क्या देखिएगा आप लोग, पहली हमें ये देखना है कि जो सीरीज है ना, ये किस किस अक्षर से मिलके बना है, इसमें किस अक्षर का प्रयोग किया गया है ऑप्शन के साथ। ठीक है, ऑप्शन में भी अगर कोई अक्षर होगा ऐसा डिफरेंट तो उसको भी काउंट करिए। पी क्यू एम और कोई संख्या है क्या जिसका प्रयोग करके ये सीरीज बना है? कोई और संख्या नहीं है। ठीक है, पी क्यू एम का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। अब दूसरा काम करिए कि सबको काउंट कर लीजिए कि सीरीज में खाली स्थान के साथ साथ कितने अक्षर हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें टोटल 15 अक्षर हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 15 है ना, तो 15 का अगर मैं फैक्टर कर दूं 3 और 5 का, हो जाएगा कि नहीं? 3 और 5, इसका मैंने क्या किया, एक फैक्टर कर लिया 3 और 5 का। तो 3 और 5 का मैंने एक फैक्टर कर लिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई यहां देखिए, इसमें 3 अक्षरों का प्रयोग करके बनाया गया है और एक तो 3 का मैं पेयर बना सकता हूं या तो मैं 5 का पेयर बना सकता हूं। भाई और कोई बताइए, प्राइम फैक्टर इसका मैं 15 का और कोई कर सकता हूं क्या? बताइए, आप ही लोग बताइए। नहीं ना, तो 3 और 5 या तो 3 का मैं बना लूं या तो 5 का। अब मैं देखा कि भाई 3 का बनाने में मुझे फायदा ये है कि यहाँ पे पी क्यू एम क्या है, 3 ही संख्याओं का प्रयोग करके बनाया। तो कोई नहीं, मैं पहली नज़र में क्या करता हूँ, 3 का बना करके देख लेता हूँ कि बन रहा है कि नहीं, है ना। तो यही होगा। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर 3 का बनेगा तो उसमें पी क्यू एम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पी है, क्यू है, तो यहाँ एम होना चाहिए था। यहाँ देखिए पी है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे क्या होगा, पी एम क्यू दिया है ना। तो मान लेते हैं कि तीनों में पी क्यू एम आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो सकता है आपका, तो यहाँ पे आपका या तो क्यू हो जाए यहाँ पे और यम यहाँ हो पर जाए, है ना। तो अब देखिए किसी भी ऑप्शन में ऐसा है क्या, यम क्यू, बिल्कुल है। अब यहाँ क्या हो सकता है, तो पी हो सकता है कि नहीं। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में ऐसा है क्या, एम क्यू आ रहा है क्या, एम क्यू एम आ रहा है क्या, एम क्यू तो आ रहा है, एम क्यू तो आ रहा है, और एम क्यू के बाद एम नहीं आ रहा ना। अगर मैं यहाँ पे क्यू की जगह एम भी पहले कर लेता हूँ तो एम एम किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, एम एम क्यू किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना। एम एम यहाँ मैं क्यू कर लेता हूँ तो एम एम क्यू किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। यानी मैं देख पा रहा हूँ भाई कि अगर मैं 3 का बनाता हूँ तो नहीं बन पा रहा है ना। अब जाहिर सी बात है 3 का बनाऊंगा तो उसमें पी क्यू एम आना चाहिए और कोई ऑप्शन ही मेरे पास नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब 5 का बनाता हूँ, है ना। 5 का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 का मैंने बना लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक 5 का बना लिया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि भाई पी क्यू पी यहाँ पहले में है, दूसरे में क्या है, एम क्यू है, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, पी क्यू पी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यानी इतना तो क्लियर है कि पहले वाले में जितने जो जो अक्षर होंगे वही दूसरे में होंगे, वही तीसरे में होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। और लास्ट में देखिए यहाँ पी है, इसमें भी पी है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। एग्री है कि नहीं। यहाँ शुरू में पी है, यहाँ भी शुरू में पी है, तो यहाँ भी पी शुरू में होना चाहिए। अब आप लोग देखिए कि तीसरा और 5वां किस में पी है, तो तीसरा और 5वां इसमें भी पी है, तीसरा और 5वां क्या है, इसमें भी पी है, इसमें नहीं है। तीसरा और 5वां इसमें पी नहीं है। ठीक है, तो 2 तो एलिमिनेट मैंने कर दिया। भाई एग्री है कि नहीं। जैसे पी क्यू पी हो रहा है तो लास्ट और शुरू का सब में पी होना चाहिए। यहाँ भी पी था, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, मैंने कर लिया। अब क्या है, तो अब हमको 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हैं। तो अब ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं कि पी के पहले भी क्यू होना चाहिए, पी के पहले भी क्या होना चाहिए। देखिए
देखिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं दूसरे में देखूं तो P के बाद यम है और क्या है, लास्ट वाला P के पहले Q है, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि नहीं P के बाद यम होगा, तो यहाँ भी P के बाद क्या होगा, यम होगा, और यहाँ भी क्या होगा, P के बाद यम होगा। तो अब लास्ट से दूसरा देखिए किसमें यम है, तो इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन ए बचा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब ऑप्शन ए को भर करके हम आपको दिखाते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए कि ऑप्शन ए को मैं अगर भरता हूं तो क्या बनेगा, एम क्यू पी एम क्यू, 5 का निकाल लेते हैं, 4 1 5 3 2 5। अब देखिए क्या बन रहा है, पी एम क्यू पी, यानी हमारा ये सीरीज बन रहा है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसमें टाइम लगा, मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा, लेकिन अगर आपको क्लियर कट है कि हमें क्या करना होता है, पहले ये देखना होता है कि कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है, उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए और टोटल का काउंट कर लीजिए कि कितने अक्षर खाली स्थान के साथ हैं, और उनका 2 फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए। अब प्रियोरिटी इसको दीजिए कि जितने अक्षर होते हैं उतना पेयर बनाने का प्रयास करिए, अगर फैक्टर में आ रहा है तो ठीक है ना, नहीं तो बाकी वाले को देखिए और ट्राई करिए और उसको सॉल्व करिए। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, हमेशा इस तरह का एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। सिंपली क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि जो आयत जो है ना, इस सरीसृप को डिनोट करता है, स्तनपायी सर्कल को, और त्रिभुज जो है उभयचर को क्या करता है, तो रिप्रेजेंट करता है ना। अगर मैं सिंपली अगर मैं क्या करूं, आयत की बात करूं, ध्यान से समझिएगा कि मैं बात आपको बताना चाहता हूं छोटी सी। अगर मैं आयत की बात करूं तो आयत सरीसृप को डिनोट करता है कि नहीं। तो अगर आयत में देखूं तो 14 भी संख्या है, 8 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो मैं 14 को क्या बोलूंगा, तो मैं 14 को बोलूंगा कि भाई 14 ऐसे सरीसृप हैं जो 14 क्या है, केवल सरीसृप हैं, मैं बोलूंगा। अगर मैं 5 को देखूंगा तो 5 जो है आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है, तो मैं 5 को क्या बोलूंगा कि भाई 5 ऐसे सरीसृप हैं जो उभयचर भी हैं। उसी तरह मैं 8 को देख रहा हूं तो 8 जो है स्तनपायी में भी, यानी आपका सर्कल में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। तो 8 को क्या बोलूंगा कि 8 ऐसे सरीसृप हैं जो स्तनपायी भी हैं। उसी तरह मैं 4 को देख रहा हूं तो 4 कैसे हैं, 4 जो है आपका आयत में भी है और त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। तो 4 को मैं क्या बोलूंगा कि 4 सरीसृप ऐसे हैं जो स्तनपायी के साथ साथ उभयचर हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे, सिंपल से छोटा सा फंडा। ठीक है, अब हमसे पूछ के आ रहा था कि कितने सरीसृप न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर, यानी हमको सरीसृप बताना है जो उभयचर और स्तनपायी नहीं है। यानी सिंपल सा बात है, जब उभयचर और स्तनपायी नहीं होना चाहिए तो उसको केवल आयत में होना चाहिए। तो केवल देखिए सरीसृप कितने हैं जो आयत में आ रहे हैं, यानी 14 ही तो ऐसे हैं सरीसृप जो क्या है, न आपके आयत में, न आपके क्या आ रहे हैं, वृत्त में आ रहे हैं, न आपके त्रिभुज में। यानी 14 केवल क्या है, सरीसृप हैं, जो कि बोला भी है। न कितने सरीसृप हैं, न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर। तो 14 देखिए, न आपका स्तनपायी है न उभयचर। तो हम 5 को नहीं काउंट कर सकते हैं क्योंकि उभयचर हो जाएगा, 8 को नहीं काउंट कर सकते हैं क्योंकि स्तनपायी हो जाएगा, और 4 क्या होगा, स्तनपायी उभयचर दोनों हो जाएगा। इसलिए केवल हमारा 14 सरीसृप हैं जो न स्तनपायी है और न ही उभयचर, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कोड भाषा में प्लस का अर्थ गुणे, स्टार का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग्य, भाग्य का अर्थ प्लस है, तो इस इक्वेशन का मान बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, एसएससी पूछती है ना, इस तरह का एक प्रश्न पूछ लेती है। सिंपल बोल रहा है ना कि जो इक्वेशन में माइनस है ना, इसका माइनस मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या होगा, जैसे बोला है माइनस का अर्थ भाग्य है, यानी ये जिसके लिए जो बोल रहा है ना, वही हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लिखेंगे। जैसे बोला है स्टार का अर्थ क्या है, माइनस, तो स्टार की जगह हम लोग माइनस लगा लेंगे। प्लस का अर्थ गुणा, तो प्लस की जगह गुणा लगा लेंगे। तो सेम क्या करेंगे, जैसा जैसा बोल रहा है, जिस साइन के लिए जो बोल रहा है ना, उसको हम लिख करके सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो बोला है प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो गुणा दिया है, तो प्लस की जगह में मल्टीप्लाई। स्टार का अर्थ क्या है, तो माइनस है, तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं। और माइनस का अर्थ क्या है, डिवीजन, तो माइनस की जगह मैं डिवीजन लगा लेता हूँ। और डिवीजन, भाग्य का अर्थ क्या है, प्लस, तो भाग्य की जगह मैं क्या करता हूँ, प्लस लगा लेता हूँ। और माइनस की जगह डिवीजन। ठीक है, 16 भाग्य 2 गुणे 4 प्लस 16 भाग्य 8 माइनस 2,
इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 8 बार में कट गया और 8 इंटू 4 प्लस 16 है ना, तो 16 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार में। 2 माइनस 2, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस 2 माइनस 2, 32 2 34 और 34 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। यानी इसका सही जवाब क्या आएगा 32 और 32 के हिसाब से हमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।